हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 4 का पार्ट सी करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 29 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे और आज हम फंडामेंटल राइट्स को फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात करेंगे, ये बेसिकली रिलेटेड तो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की। अगर आर्टिकल 29 की बात करेंगे, इट सेज दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी जो भी चीजें एक सिटीजन को या एक ग्रुप ऑफ सिटीजन को ठीक लगेगी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर विच इज डिस्टिंक्ट, या कोई स्क्रिप्ट डिस्टिंक्ट होगा या उनका कल्चर डिस्टिंक्ट है, यानी एक सेंस में यूनिक है, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डू ऑल द नेसेसरी थिंग्स, जो भी नेसेसरी थिंग्स है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, दे हैव द राइट टू डू द सेम। ये बोथ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए है। अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सेक्शन ऑफ सिटीजन। अगर हम आर्टिकल की तरफ देखें तो यहाँ पे वर्ड किया गया है यूज सेक्शन ऑफ सिटीजन। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल बस माइनॉरिटी के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड किया कि जो स्कोप है इस आर्टिकल का, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली। इसके बावजूद ये क्या है, इट्स कॉमनली एज्यूम्ड टू बी, ये कॉमनली एज्यूम किया जाता है कि ये किसके लिए है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए खाली है। लेकिन अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल में लिखा है सेक्शन ऑफ सिटीजंस एंड हेंस ये इट इंक्लूड्स द माइनॉरिटी एज वेल एज द मेजॉरिटी। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 30 की बात करेंगे, ये आर्टिकल 30 क्या करता है, इट बेसिकली गिव्स राइट्स, सम राइट्स टू द माइनॉरिटीज, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होगी और रिलीजियस माइनॉरिटीज होगी। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मेंशन किया गया है वर्ड माइनॉरिटीज, व्हेयरएज आर्टिकल 29 में ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया था। इसीलिए अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 30 में क्या है, माइनॉरिटी वर्ड मेंशन किया गया है। माइनॉरिटीज को कुछ यहाँ पे दिए गए हैं राइट्स। फर्स्ट राइट इज दैट उनके पास राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सके अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और उसको क्या कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट राइट ऑफ द माइनॉरिटीज इज कि वो अपना इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। सेकंड राइट जो है यहाँ पे बोला गया है स्टेट को, असल में ये सेकंड राइट जो है ये डायरेक्शन है स्टेट को कि अगर आपको कंपलसरी एक्विजिशन करनी है, यानी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी कंपलसरीली लेनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्कूल बना है और यहाँ इस स्कूल से अब रोड जाने वाला है, तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, ये स्कूल इनको कंपलसरी लेना है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट जो है ये क्या है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। देन आर्टिकल 30 क्लॉज बी क्या बोलता है, इट सेज that the compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of a minority educational institute shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them। यानी अगर आप जो अमाउंट फिक्स यहाँ पे करोगे, जो आपने अमाउंट फिक्स किया है फॉर कंपलसरी एक्विजिशन, वो बराबर होना चाहिए, या हम कह सकते हैं दैट शुड बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट होना चाहिए कि उनका जो पहला राइट है आर्टिकल 30 क्लॉज ए में जो उनका राइट है वो वायलेट ना हो। यानी उतना अमाउंट होना चाहिए उनके पास कि वो फिर से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करे और उसको एडमिनिस्टर करे। व्हेयरएज अगर आर्टिकल 30 क्लॉज सी की बात करेंगे, इट स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय द माइनॉरिटी। यानी अगर स्टेट कुछ ग्रांट्स देगा तो वो बराबर ग्रांट्स देगा, जैसे वो एक आम कॉलेज को देता है वैसे ही ग्रांट्स वो किसको देगा, माइनॉरिटी अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको भी वो बराबर
ग्रांट्स देगा। अगर हम इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 32 की, आर्टिकल 32 क्या है? बेसिकली इट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी जितना हमने अभी तक पढ़ा है, हमने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 12 और 13 तो बेसिकली डिटेल्स देता है, लेकिन आर्टिकल 14 से क्या होते हैं? बेसिकली फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट। जो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये इनविसाज है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 क्या कहता है? जो भी आपने फंडामेंटल राइट्स अभी तक पढ़े, 14 से लेकर बराबर 30 तक, जो भी आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, उनका प्रोटेक्टर है ये आर्टिकल 32। क्या बोलता है? द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। यानी आर्टिकल 32 की वजह से क्या पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप प्रोटेक्ट कीजिए, किसको? फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कीजिए। और जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, जिस आर्टिकल की वजह से प्रोटेक्शन दी जा रही है फंडामेंटल राइट्स को, उस आर्टिकल को इटसेल्फ बनाया गया है फंडामेंटल राइट। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहां पे बोला गया है कि मियर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस। अगर हम बस फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करें और इनको कोई प्रोटेक्शन ना दी जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर कल कोई ऐसी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट आए, वो क्या कर सकती है? वो यूसर्प कर सकती है पावर्स और राइट्स को वो वायलेट कर सकते हैं। इसीलिए टू अवॉइड दैट सिचुएशन यहाँ पे क्या किया गया है? आर्टिकल 32 को बनाया गया है फंडामेंटल राइट इटसेल्फ। इससे क्या होता है? आर्टिकल 32 से इसने गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को बनाया है, सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बनाया है। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर भी माने जाते, फादर भी माने जाते, उन्होंने क्या बोला इसको? द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ द इट। यानी आर्टिकल 32 को क्या बोला? सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे रिट्स, इसके टाइप्स और स्कोप्स की, देखिए हमने आर्टिकल 32 में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उनको अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट का क्या करेगा? वो अगेंस्ट दैट अथॉरिटी क्या करेगा? पास कुछ ऑर्डर्स। बेसिकली वो ऑर्डर्स पास करता है इन ए फॉर्म कॉल्ड एज रिट्स। उन ऑर्डर्स को क्या कहा जाता है? रिट्स। और ये रिट्स हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है। देखिए अगर आपका आर्टिकल 32 की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी एप्लीकेशन यानी आपकी अपील जो है वो एक्सेप्ट करे। वायरस अगर कोई और केस होगा जहां पे फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होगा, तो वहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो एक्सेप्ट भी ना करे, वो बोले आपको पहले हाई कोर्ट के पास जाओ फिर हमारे पास आओ। अगर हम बात करेंगे रिट्स की, रिट्स आर बेसिकली ऑर्डर्स। ऑर्डर जो इशू करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए कोई भी चीज मनवाने के लिए, यानी अगर जो उनके मिसाल उनके लोअर कोर्ट है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसको कोई ऑर्डर पास करने के लिए वो क्या देते हैं? रिट्स देते हैं। पहली रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का अगर हम मीनिंग देखें, इट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी इसकी बॉडी लाओ। अगर कोर्ट कोई हेबियस कॉर्पस रिट इशू करती है तो इट मींस कि कोर्ट वांट्स टू सी द बॉडी ऑफ द पर्सन। अगर यहाँ पे किसी को डिटेन किया जाता है और वो गायब होता है, यानी किसी को डिटेन किया जाता है और वो गायब होता है, तो हाई कोर्ट के पास पिटिशन या सुप्रीम कोर्ट के पास पिटिशन लेके जाते हैं पिटिशनर्स कि हमें इसकी बॉडी दिखाइए। और अगर ये हेबियस कॉर्पस रिट फिर इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट देन या हाई कोर्ट, देन जिसको डिटेन किया गया हो उसको पेश करना होता है कोर्ट में। और जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, ये बोथ पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी आप इशू कर सकते हो और प्राइवेट इंडिविजुअल के भी। अब सेकंड टाइप ऑफ रिट है मैंडेमस। मैंडेमस बेसिकली है वीक कमांड, जहां ये ऐसी रिट है जिसमें बेसिकली कोर्ट कमांड करता है कुछ भी चीज, जो इसके लोअर कोर्ट्स हो गए या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा या कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी होगा। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट द पब्लिक बॉडी। अगर कोई पब्लिक बॉडी होगी, कॉर्पोरेशन होगी, इंफीरियर कोर्ट होगा, ट्राइब्यूनल होगा या गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एक्विजिशन की एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे रोड एक बना है और यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी थी वो एक्वायर की गई है। अब जिस बंदे की प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई है, इसको पैसे नहीं मिले, तो वो क्या जाएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वो एक अपील फाइल करेगा
कि ऑनरेबल हाई कोर्ट प्लीज पास है मैंडेमस, यानी आप एक रिट पास कीजिए जिसमें आप कमांड कीजिए किसको, कलेक्टर को, कि आप पैसे डिपॉजिट करें। और जब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा इस केस की तो वो फाइनली क्या करेगी, मैंडेमस एक कमांड करेगी, यानी एक कमांड देगी वो कलेक्टर को कि आप पैसे डिपॉजिट क्यों नहीं कर रहे हो, पैसे डिपॉजिट करो। इसके बाद अगर हम और एक रिट की बात करेंगे, इट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मींस टू फॉरबिड। इसमें फॉरबिड यानी प्रोहिबिशन किस पे लगाई जाती है, जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट पे प्रोहिबिशन लगाता है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने से जो लोअर कोर्ट्स है उनको प्रोहिबिट कर सकता है या किसी ट्रिब्यूनल को भी प्रोहिबिट कर सकता है टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। यानी अगर कोई फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस देख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस देख रहा है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करना हो, और ये बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करे। वो बोले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि आपके पास एक कैपेसिटी नहीं है, आप किस ज्यूरिसडिक्शन में ये सुन रहे हैं, ये सुनवाई आप किस ज्यूरिसडिक्शन में कर रहे हैं। इसीलिए जो भी लोअर कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उनको प्रोहिबिट कर सके कि आपके पास ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप ये केस न सुने। इसके बाद है सेरिटोरी। सेरिटोरी मींस टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। It is issued by higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the later to itself or to squash the order of the later in a case। यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पे ऑलरेडी क्या किसी केस पे सुनवाई कर रहे होते, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, वो सुनवाई कर रहा है। यहां पे एक इसको बोल सकते हैं कि आप अब ये केस हमारे पास दीजिए, यानी हाई कोर्ट क्या डायरेक्ट करेगा लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को ये डायरेक्ट करेगा कि आप जो केस सुन रहे हैं ये आप हमारे पास लाए। देखिए जो सेरिटोरी है ये क्या है, प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंटिव मतलब ये लोअर कोर्ट को पहले ही बोल सकते हैं कि आप ये केस ना सुन के हमें दीजिए। क्यूरेटिव का मतलब है कि उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, ऑलरेडी उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, ये उस ऑर्डर को भी क्या कर सकते हैं, क्वॉश कर सकते हैं और ये खुद फिर ये पिटिशन सुन सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खुद ये पिटिशन सुन सकते हैं। इसके बाद क्यो वारंटो, इट मींस बाय व्हाट अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल अगर कल यहां पे कोई ऑफिस होगा, जो ऑफिस किसका होगा, अंडर स्टेट होगा, और यहां पे कोई पर्सन यहां पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन यहां से कोई प्राइवेट इंडिविजुअल क्या कर रहा है, उसने हाई कोर्ट जाके या सुप्रीम कोर्ट जाके अपील की कि जो ये पर्सन है ये इस ऑफिस के लायक नहीं है, तो वहां पे क्या क्यो वारंटो रिट इशू करेगा, कौन, क्यो वारंटो रिट इशू करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट करेगा क्यो वारंटो इशू, और पूछेगा इससे, इस बंदे से पूछा जाएगा, जो पर्सन ऑफिस में है इससे पूछा जाएगा आप किस अथॉरिटी की वजह से, आपके पास कौन सी सैंक्टिटी है, आपके पास कौन सी लीगैलिटी है ये पब्लिक ऑफिस एक्वायर करने के लिए। तो अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स इसी के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमने आर्टिकल 30 के बाद डायरेक्टली आर्टिकल 32 पढ़ा, आर्टिकल 31 हमने नहीं पढ़ा। बेसिकली आर्टिकल 31 क्या था, ये राइट था अबाउट द प्रॉपर्टी, क्या आपके पास राइट है, आप कोई प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, एक्वायर, या आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो और उसको रख सकते हो। लेकिन ये एक्ट क्या हुआ, हमने ये पढ़ा, ये आर्टिकल क्या हुआ, रिपील हुआ बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ये रिपील हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 31A है, 31B है, 31C है, हम उनको पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे असल में कोई फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। वो क्या है, वो आर्टिकल्स रिलेटेड टू है फंडामेंटल राइट, इसीलिए वो उनको इस लिस्ट में रखा गया। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 31A को, ये राइट्स बेसिकली इनको एक्सेप्शंस भी कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। क्यों, क्योंकि हम ये आगे देखेंगे क्यों इनको एक्सेप्शंस कहा गया। जैसे अगर आर्टिकल 31 है, इट सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड and invalidated on the grounds of contravention of the fundamental rights conferred by article 14 and article 19। यानी जो ये 5 कैटेगरी ऑफ लॉज है, कौन कौन सा, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स, यानी अगर सरकार चाहे वो एक्विजिशन कर सकता है एस्टेट का, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट,
स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो कोई प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट आपसे ले सकता है। एमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, अगर कोई दो कॉर्पोरेशन है वो उनको एमलगम करके एक कॉर्पोरेशन बनाएगा। एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी यहां पे क्या कर सकते हैं, जो आपके डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, किसी के राइट डायरेक्टर्स होंगे तो उनके राइट्स वो मॉडिफाई कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पे जो माइनिंग लीज है उसकी मॉडिफिकेशन या एक्सटिंग्विशमेंट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 31A में, अगर इनमें से कोई भी चीज हुआ, या पॉइंट ए, पॉइंट बी, या सी, डी या ई, अगर इनमें से कोई भी राइट, कोई भी चीज इन्वोक हुआ, यानी कोई भी चीज अकर हुआ, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाओगे कि आपका आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 वायलेट हुआ है। इसीलिए इनको कहा गया है एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। वैसे ही 31B है, वो भी एक एक्सेप्शन है, क्या, फंडामेंटल राइट्स। अब अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 31B की, आर्टिकल 31B क्या कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाएगा और उस लॉ को क्या रखा जाएगा शेड्यूल 9 में, तो यहां पे क्या होगा, आप उस लॉ को नल एंड वाइड नहीं डिक्लेयर कर सकते अगर वो कर्टेल कर रहा होगा फंडामेंटल राइट। इट मींस अगर कोई लॉ जो जिसको शेड्यूल 9 में रखा गया हो, अगर वो आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन रहा होगा तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये प्रॉब्लम देखकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या, इन IR कोहलियो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी के पास अथॉरिटी है, वो किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इसको कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसलिए आप इस पे ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते, ब्लैंकेट इम्यूनिटी आप इसको नहीं दे सकते। इन्होंने कहा इस केस में कि जो भी आपने लॉज बनाए हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1973, इस दिन क्या हुआ था, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन था, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन था वो यहां पे दिया गया इन केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था ऑन 24 अप्रैल 1973। इसके बाद जो भी आपने लॉज कहां पे रखे हैं शेड्यूल 9 में, यानी इसके बाद इस डेट के बाद जो भी आपने लॉज रखे हैं शेड्यूल 9 में, तो अगर वो लॉज कंट्रावेंशन करे फंडामेंटल राइट्स की तो उनको डिक्लेयर किया जा सकता है नल एंड वाइड। अगर हम इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 31C की, देखिए इसमें असल में दो प्रोविजंस थे। बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इसको लाया गया था। पहला प्रोविजन क्या था, इट सेज कि अगर गवर्नमेंट यानी अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए और उस लॉ का मकसद क्या है, 39B एंड 39C, बेसिकली दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये DPSPs है, हम DPSPs भी पढ़ेंगे इसके बाद। 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। अगर ये दोनों मतलब ये लॉ अगर क्या करे, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करे, कौन सा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, तब आप इस लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो कोर्ट में, यानी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो ऐसे लॉ के लिए जो आपका फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 वायलेट करे, लेकिन वो लॉ क्या इंप्लीमेंट करना चाहता है, सोशलिस्टिक आर्टिकल्स ऑफ 39B एंड 39C, यानी अगर वो DPSPs इंप्लीमेंट कराना चाह रहा है 39B और 39C, तो यहां पे क्या किया गया, इस लॉ को यहां पे बनाया गया। लेकिन जो इसका सेकंड प्रोविजन था, सेकंड प्रोविजन में क्या कहा गया था कि अगर कोई भी DPSP, बस 39B नहीं और 39C ही नहीं, अगर कोई भी यहां पे DPSP इंप्लीमेंट कराना होगा वाया एनी लॉ, देन क्या होगा कि वो लॉ अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन जो ये सेकंड प्रोविजन था जिसमें ऑल DPSPs कहा गया था, उसको क्या किया गया, नल एंड वाइड डिक्लेयर गया इन मिनर्वा मिल्स केस। इसके बाद आर्टिकल 33 की हम बात करेंगे। हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है फंडामेंटल राइट्स। देखिए जो आर्टिकल 12, 13 ये तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट और डेफिनेशन ऑफ लॉ बता रहा था।
जो 33, 34 और 35 एंड 30 ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को नहीं देता है, कोई भी फंडामेंटल राइट, बट इट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है, इसीलिए इसको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। आर्टिकल 33 क्या कहता है? ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, यानी पार्लियामेंट के पास पावर देता है कि आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो या एब्रोगेट कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स। किनके? मेंबर्स ऑफ जो आर्मड फोर्सेस के मेंबर्स हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो गए, पुलिस ऑफिसर्स या इंटेलिजेंस या एजेंसीज जो हो गए, या एनालॉगस फोर्सेस। एनालॉगस फोर्सेस का मतलब है जैसे एसटीएफ होगा या और कोई अदर फोर्स होगा। ये इसलिए रखा गया है ये आर्टिकल यहाँ पे क्योंकि इनकी ड्यूटीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है, इसीलिए इनका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 33 आप इनको बोलोगे कल कि आप बाहर नहीं जा सकते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑपरेशन है आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन वहां से आर्मी पर्सनल क्या बोलेगा? हमें तो फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी, हमें तो लिबर्टी है, हम कहीं भी घूम सकते हैं। इसीलिए ऐसा सिचुएशन को टैकल डाउन करने के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया अंडर आर्टिकल 33 कि आप रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स किनके? ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस या कोई भी ऐसा फोर्स जो ऐसा काम करता होगा। इसके बाद आर्टिकल 34 की बात अगर हम करें, ये क्या बोलता है कि अगर कल सिविल गवर्नमेंट किसी जगह फेल हो जाए, सिविल गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पे जैसे डिप्टी कमिश्नर या जो सिविलियंस यहाँ पे रूल करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो फेल हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मार्शल लॉ अप्लाई किया जाएगा, यानी मार्शल लॉ मींस मिलिट्री रूल। यहाँ पे मिलिट्री रूल अप्लाई किया जाएगा। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट or any other person of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of the order of area where martial law was in force। यानी आर्टिकल 34 की वजह से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट या आर्मी पर्सनल को जो वो काम कर रहा है इन द कनेक्शन कि उसको मेंटेन करना है और रेस्टोर करना है ऑर्डर इन ए गिवन एरिया, उस एरिया में ऑर्डर और मेंटेनेंस लाने के लिए अगर वो कोई काम करता है तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है, अगर उसके पास उससे कुछ गलती हुई तो वो उसकी गलती माफ करे, यानी इंडेमनिफाई करे उस गवर्नमेंट सर्वेंट को। और यहाँ पे अगर कोई पनिशमेंट मिली अंडर सच एरिया जहां पे मार्शल लॉ होगा तो वो भी क्या कर सकते हैं? वो वैलिडेट कर सकते हैं वैसा सेंटेंस जो सेंटेंस वहां पे पास हुआ। अगर हम आर्टिकल 35 की बात करेंगे, it lays down that the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest in the parliament and not in state legislature। यानी जो फंडामेंटल राइट्स फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें, आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अगर इस पे अनटचेबिलिटी पे क्या लाना है कानून, तो ये कानून कौन लाएगा? इट्स द ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं। ऐसा क्यों है? ताकि ओवरऑल जो कंट्री है, जो इंडिया एज ए कंट्री है, यहाँ पे क्या हर एक जगह पे इक्वल लॉज हो। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फंडामेंटल राइट्स है ये फिनिश हो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करेंगे टिल एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।